मैं बजरंगी भाईजान के लिए रिजेक्ट हुआ हूँ, संजू के लिए रिजेक्ट हुआ हूँ मैं। आई विश टू विश द विश यू विश टू विश, आई विश द विश यू विश नहीं आई विश यू विश द विश यू विश टू बी भैंस की आंख। दिल हकू बकू जान हकू बकू, जान हकू बकू दिल हकू बकू, राम राम सिया राम सलाम वालेकुम, प्यार करो गुपचुप दूध पियो चुप चुप। आपने काफी इंटरव्यूज में बताया है कि मैम को ओरल कैंसर हुआ। नसरीन ने बोला कि अरे मेरी रिपोर्ट्स आई हैं तो तभी भी मुझे समझ, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं हर थोड़ी देर में खिलौने में चाबी भरती रहूंगी, तो एक और कोई आपकी मजेदार परफॉर्मेंस हो जाए। पंच बॉब स्क्वायर पैंट्स। पैसा तो गया, ऊपर से कर्जों में डूब गया मैं भयंकर। अरे अरे, तो वो 3 साल मेरे लिए बहुत खतरनाक थे। कभी भी आपकी परफॉर्मेंस देखकर ऐसा पता ही नहीं चलता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। थोड़ा कुछ आइडिया थोड़ा चेंज करना। ओके ठीक है सर, ठीक है करते। The Motormouth Show. The Motormouth Show. Let's do this. The Motormouth Show. क्या बात कर रहे हो? Motormouth Show. सच्ची. The Motormouth Show. Hi guys, welcome back to the Motormouth Show. This is me Sonal Kaushal and आज के एपिसोड में हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, one of my favorite actors, Mr. Sharib Hashmi. Hello sir, Thank you. welcome to the show. थैंक यू सो मच सोनल। कैसे हैं आप? मस्त, एकदम जबरदस्त। आप बताइए। सर आपकी, मैं भी ठीक हूँ और आपकी फोटोज और आपके इंस्टा पोस्ट देख के भी हमेशा ऐसा लगता है कि आप हमेशा मस्ती रहते हाँ हैं। एकदम। ये देखिए मैंने आपके लिए टी शर्ट ली यार। देखा मैंने, oh my god, this is so sweet. Thank And you, आपने thank स्पेशली खरीदी है? जी ये show खरीदी के मैंने, लिए? हाँ। So sweet of you sir. और मुझे देख के मेरी बेटी ने भी खरीदी, मतलब हम दोनों साथ में ट्रेन करेंगे इसके साथ ये अरे पहन के। वाह, मुझे याद है मैंने जब आपको कॉल किया था इस शो के लिए आपकी बेटी पीछे से बहुत बहुत ज्यादा परेशान परेशान कर रही थी वो, बाप रे, मुझे बात करने नहीं दे रही। वो बहुत मस्तीखोर है वो। है ना? बेटी छोटी है, बेटा बड़ा है? छोटी है बेटी, बेटा बड़ा है। ओके, बेटा 17 साल का है और बेटी 10 की है। क्या बात है। हाँ। कैसा है सर, हाउ इज योर रिलेशनशिप विद योर किड्स? हाँ एकदम वैसे ही जैसा एक बाप का उसकी औलादों के साथ होता है। नहीं बहुत मस्त है यार, एकदम मजेदार है। स्ट्रिक्ट फादर? नहीं, वहाँ घर में उल्टा है, वो गुड कॉप बैड कॉप में आई एम द गुड कॉप। नॉर्मली ऐसा नहीं होता। हाँ ज्यादातर उल्टा होता है ना। हमारे जमाने में वैसे ही होता था कि डैड्स जो हैं वो बैड कॉप होते थे और मॉम गुड कॉप होती थी। आजकल जमाना चेंज हो गया पूरा। हम लोग एकदम से वो पुराना जितना इतने जो लाद के चल रहे थे ना बाप लोग, तो हम उसको कॉम्पेंसेट कर रहे हैं आजकल के फादर। तो हम लोग लीनियंट हो गए, अभी मॉम्स स्ट्रिक्ट हो गई हैं। हाँ सही बात है, मेरी भी एक बेटी है 1.5 साल की। 1.5 साल की? हाँ, अरे अभी बहुत तो छोटी मस्त है। टाइम है एक हाँ। तो एकदम। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि यही वाला टाइम सबसे डिफिकल्ट है, अभी बड़ी होगी स्कूल जाने लगेगी, इट विल बी इजियर। नहीं यार डिफिकल्ट नहीं है, ये तो बेस्ट टाइम है। मैं तो हम तो बोलते रहते हैं, अभी हम भी कल ही हम बात कर रहे थे कि यार किसी तरीके से इसको छोटा कर सकते हैं क्या, हथौड़ा मार मार के। हाय राम। तो सर आपने जब अपनी जर्नी शुरू की थी तो एक्चुअली अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने बताया कि आप सेल्समैन भी रह चुके हैं। कितना कुछ किया है आपने लाइफ में। मतलब मुझे ये पता था कि आपने एज अ राइटर, एज अ बहुत कुछ, बट इनिशियली आप MTV में काम करते थे। आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। एक फिल्म थी हम तुम पे मरते हैं। अच्छा। गोविंदा जी उर्मिला जी उसमें है वो, हम तुम पे मरते हैं, हम तुम पे मरते हैं। आई रिमेम्बर। मतलब इसकी रिकॉर्डिंग पर भी था मैं मौजूद जब अच्छा। लता जी ने ये गाना गाया था। और मतलब उस दिन तो ऐसे मैजिकल चीज़ें हो रही थी ना कि यार पहली बार मतलब लता मैम को सामने देख के और उनको परफॉर्म करते हुए देखना, बाप रे, सुपर्ब था वो। तो वो मेरा पहला काम था। उसके बाद कई वक्त तक मैं मतलब दूसरी फिल्म ढूंढ रहा था एज एन AD, पर 1-1.5 साल निकल गए पर कुछ हुआ नहीं। तो फिर मुझे एक दोस्त ने कुछ लिखने के लिए कहा और सडनली वो जो मैंने लिखा वो उनको पसंद आया। तो एक काम से दूसरा काम, दूसरे काम से तीसरा काम, मैं सडनली कब मैं पूरा एक राइटर बन गया मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। हाँ। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से? मतलब आपने स्कूलिंग कंप्लीट की, उसके बाद पढ़ाई कंप्लीट करके पहली नौकरी आपने एज अ सेल्समैन की थी, राइट? हाँ, ये यूरेका फोर्ब्स में एक्वा गार्ड जो डोर टू डोर जाके। अच्छा। तो बहुत सारे वो रिजेक्शन की आदत तब से पड़ गई थी। एक्टिंग में जब गया तो वो डोर स्लैम्स की आदत जो है वो
मतलब वहाँ से प्रैक्टिस करके आया था। ओके, तो वहाँ से आप सीधा स्टूडियो कैसे पहुँच गए हम तुम पे मरते हैं में? वहाँ से एक्चुअली मैं एक तो वहाँ पर भी जब मैं था एक हफ्ता, तो कुछ कुछ टारगेट अचीव किया था शायद हमारी टीम ने, तो कुछ सेलिब्रेशन था, तो उस सेलिब्रेशन में मैंने कुछ गाना वाना गाया, कुछ मस्ती अच्छा, की। अच्छा। तो तो जो मेरा बॉस था बोला तू क्या कर रहा है यहाँ पे तू निकल जा यहाँ से मतलब दिस इज़ नॉट दिस इज फॉर नॉट यू, मेंट फॉर दिस यू। इज़ नॉट मेंट फॉर यू एंड यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। और मुझे भी ऐसा लगा, मैं और पहली बार मैंने मतलब उनकी बात को मतलब मुझे लगा कि यार हाँ यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो एक हफ्ते में ही मैंने मतलब वो क्विट कर दिया था। अच्छा। और फिर मुझे मेरे एक दोस्त हैं राजुल मिश्रा, अच्छा। हम कॉलेज के टाइम से मतलब हमारी दोस्ती है, तो वो उस वक्त सूरज जी को असिस्ट कर रहे थे, सूरज बड़जात्या जी को। ओके। तो उनके एक दोस्त हैं जो उस वक्त सूरज जी के एक एक्स एडी नब कुमार राजू जी, वो डायरेक्ट कर रहे थे हम तुम पे मरते हैं। ओके। तो राजुल मिश्रा ने मुझे उनसे मिलाया और फिर मैं वहाँ पे इंटरव्यू दिया, उनको पसंद आया और ऐसे मैं मतलब सेट पे पहुँचा। सेट पे पहुँच गए। कितने साल के थे तब आप? उस वक्त आई थिंक मैं 22 के आसपास होऊंगा मैं। अच्छा। 21-22 के आसपास। अच्छा। लेकिन जी। आपको आपकी पहली कमाई कहीं और से मिली थी, हाँ वो भी बचपन में, राइट? हाँ, मतलब एज एन आर्टिस्ट मेरी पहली कमाई तो मतलब मैं मतलब उस वक्त 10th स्टैंडर्ड में ही होऊंगा, क्योंकि हम चौल में रहते थे और मैं मतलब एकदम वो जो चाबी भरता है मैं खिलौना शुरू हो जाता है, वैसा वाला खिलौना हूँ मैं तो कोई बोलता है गा के सुना तो मैं गा देता हूँ। जब मैं कॉलेज में भी था तो मैं गेट से लेके अपने क्लास तक पहुँचने में मुझे बहुत सबसे मिलते हुए, सबको परफॉर्म करते हुए, डांस करते हुए अच्छा। करते करते मैं अपनी क्लास पहुँचता था। तो वैसे ही उस दिन किसी ने मुझसे कुछ गाने को बोला, मैं किशोर कुमार का एक गाना गा रहा था, तो वहीं बस स्टॉप पे कुछ लोग देख रहे थे, वो कौन लोग सा भी गाना इंजॉय था कर रहे सर? थे। आके सीधी लगी हाफ टिकट फिल्म का थोड़ा सा हाँ हाँ बता बिल्कुल, उसके पैसे मिले थे मुझे वहाँ पे एक आदमी जो था वो आया, उसने 20 रुपए दिए मुझे तो वो मेरी पहली कमाई पहली थी कमाई। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए होए। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया, ओए होए। ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल, तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल, तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए। ओ जाने सारी नगरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। क्या बात है, आप ये वॉइस मॉड्यूलेट भी कर लेते हो, तो आपने कभी एक्टर्स की मिमिक्री करने का ट्राई किया? वो कॉलेज में मैं किया करता था, कॉलेज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था इन सब चीज़ों में। फिर मिमिक्री का भूत जो है वो कॉलेज ख़त्म होते ही उतर गया। बट वो MTV में जब ज्वाइन किया तो उन लोगों ने मुझसे काफ़ी डबिंग करवाई, और ओके। वो जब प्रोमो बनता था किसी शो का, हाँ। तो उसके लिए अगर कुछ वॉइस की ज़रूरत होती थी अतरंगी, कैसे तो वो कैसे? अभी तो मुझे याद ही नहीं, बहुत सारा कुछ किया था मैंने। और मैंने ये क्या नाम है, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स का हिंदी वर्जन मैंने गाया था हम निक के लिए, निकलोडियन के लिए। वाओ। हाँ, वो ऐसा था कुछ, समुंदर का सॉलिड खिलाड़ी है कौन, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, पाइनएप्पल के घर में रहता है कौन, स्पंज बॉब ये पूरा। हाँ, वाओ, क्या बात है। और लिखा भी मैंने था वो अच्छा। जी। तो बस एक ही कार्टून का किया, उसके बाद कभी उसके सोचा बाद नहीं? मैं एक गम्बॉल की एक अतरंगी दुनिया एक शो था, ये भी हाँ आई हाँ थिंक हाँ, ये पोगो के लिए था। पोगो के लिए, हाँ, गम तो बॉल। वो मैंने पूरा अडेप्ट किया था हिंदी में, टाइटल भी मैंने ही वो किया था, वो उसका शायद अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ गम्बॉल उसका नाम है। हाँ 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 हाँ। तो वो मैंने गम्बॉल की अतरंगी दुनिया, और उसमें जो कैरेक्टर्स थे अलग अलग, हाँ। तो उसको मतलब हिंदी में पूरा मैंने अडेप्ट किया था, यानी कि आपने लिखा था लिखा वो था। शो। हाँ जी MTV में सर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है और तरह तरह का काम किया जी। है ना? उसके बारे में कुछ बताइए। MTV मेरे लिए मतलब मेरी लाइफ का मतलब बहुत इम्पोर्टेंट जो साल थे मेरे ज़िंदगी के, जहाँ पर मेरा दिमाग खुला, जहाँ मैंने दुनिया देखी, जहाँ मैंने मतलब दुनिया भर का सिनेमा देखा, और मैं मतलब एज अ पर्सन, एज अ क्रिएटिव पर्सन, एज एन एक्टर मैं इवॉल्व हुआ वहाँ पे MTV में। तो MTV के जो 4 साल मैंने वहाँ बिताए वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत रहे हैं। मैं जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया
तो साइरस ओशीदार बड़े बड़े जो मतलब साइरस ब्रोचा, साइरस साहूकार, इन सब के साथ में काम किया। साइरस ओशीदार तो हमारे सबकी गाइडिंग लाइट हुआ करते थे उस वक्त। तो बहुत बहुत मज़ा आता था। और एमटीवी में मैंने ऐसे दोस्त बनाए जो हम आज तक मतलब टच में हैं। मतलब बहुत खूबसूरत साल थे। और वहाँ पे आई थिंक वो एक फेज था जी जब एमटीवी हर उस टाइम पर इंडिया के हर यंगस्टर का Correct. फेवरेट चैनल था, है ना? MTV एन्जॉय, उस ज़माने में MTV एन्जॉय हुआ करता था। अब कुछ और हो गया मेरे ख्याल से, इट्स माई MTV या कुछ अच्छा, तो। ओके। तो एमटीवी मुर्गा कितना मजा MTV बकरा। सॉरी, एमटीवी बकरा, करेक्ट। मुर्गा नहीं। मुर्गा मैं खाता हूँ बहुत अच्छे से। मेरा फेवरेट है एमटीवी बकरा, हाँ, राइट MTV राइट। बकरा। कितना अमेजिंग शो था वो। जी हाँ, तो वो मैं उसमें एज एन एक्टर इन्वॉल्व था उस शो में। मैंने काफ़ी 20-25 MTV बकराज किए। रेड एफएम के एक आरजे हैं मनीष वलीचा उस वक्त, ओके। तो मैंने उनका बकरा बनाया था। वहाँ पर एक मैं म्यूज़िक परकशनिस्ट बन के गया था। और मैं वहाँ दुनिया भर की चीज़ें ग्लास में पत्थर डाल के हिला रहा हूँ और बार बार पूछता हूँ कैसा लगा। और मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं तो वो मुझको कुछ बोल नहीं सकते। इसका मतलब तो सर उनके वो पसीने छूट सच रहे में हैं। होता था ऐसा? हाँ, तो मतलब मैंने कहीं भी जितने भी बकरा scripted? किए कोई स्क्रिप्ट नहीं था किसी में भी। दे वर ऑल लाइक कम्प्लीटली। वहीं पर मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा, स्पेशली जब मैंने बकरा करना शुरू किया, मेरे लिए ऐसा लगता था कि यार आज मैं शूट कर रहा हूँ, आज मुझे लिखना नहीं है, कुछ नहीं है, आज सैटरडे संडे के अलावा मेरी एक और छुट्टी है। वाओ। तो मतलब धीरे आपको धीरे मजा आता था? मज़ा आता था मुझे। जब मैं एक्टिंग करता हूँ, आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ। उस वक्त पता चल गया था कि यार जिस चीज़ में करके आपको लग रहा है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं और आप उसको प्यार कर रहे हैं उस चीज़ को, तो फिर आपका प्रोफेशन वही होना चाहिए ना जिसे आप प्यार करते हैं। राइट। लेकिन क्या था कि उस वक्त शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, तो थोड़ा मतलब एक तरीके से मैं उल्टा लोगों को डिस्करेज करता था, यार एक्टिंग बड़ा गोची वाला काम है काय को, क्योंकि इट्स वेरी अनस्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल। आपको पता नहीं क्या होगा और ऑडिशन के चक्कर करते रहो। तो मैं तो उल्टा लोगों को वो करता था। इस वजह से मैं खुद भी थोड़ा बच के चलता था। मैं सिर्फ नौकरी से खुश था। बीच में ये लोग बुला लेते थे, एक्टिंग करवा लेते थे, मैं एक्टिंग कर लेता था, मज़े आते थे। तो वो फेज़ मेरे लिए काफ़ी सही था। बट धीरे धीरे लेकिन वो कीड़ा बढ़ता गया और फिर एक दिन डिसाइड किया मैंने कि यार नौकरी छोड़ छाड़ के एक बार कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में कम से कम इस चीज़ का दुख नहीं रहना चाहिए कि कोशिश भी नहीं की। हाँ। तो वैसे फिर कूद पड़े। अच्छा सर, ये क्योंकि हम बकरा की बात कर रहे हैं तो उसका कोई एक वियर्ड सा कोई एक्सपीरियंस याद है कि जो हुआ हो शूटिंग के टाइम पे? एक तो ये जो आरजे के साथ में किया था, ये भी बड़ा मज़ेदार था क्योंकि वो इतने पिस्ड ऑफ हो गए थे, उनके कान गर्म हो गए थे एकदम, ऐसे लाल गुस्से में दिखाई दे रहे थे कि, और वो क्योंकि गुस्सा निकाल नहीं पा रहे थे मुझ पे। और मैं बीच में मैंने बोला मैं पेशाब करके आता हूँ। जैसे ही मैं निकला वो सबके ऊपर ही ब्लास्टेड लाइक कि अबे क्या हो गया, मेरे शो को तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया। और मतलब वो गालियों पे गालियाँ दे रहा है। फिर जैसे ही मैं आइए सर आइए अभी कौन सा सुनाएंगे, क्या करेंगे, और वो उसकी बैंड बजी हुई थी। तो वो मेरे लिए बड़ा, और क्योंकि वो मेरा पहला था तो अच्छा, और फर्स्ट टाइम मैं खुद बकरा कर रहा था, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, कहीं पकड़ा तो नहीं जाऊँगा। लेकिन वो बहुत सही रहा। जब तक मैंने रिवील नहीं किया उसको, टोपी नहीं पहनाई, तब तक उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था। और जैसी टोपी पहनाई उसको बकरा वाली, तो वो एकदम हक्का बक्का रह गया। और वो मुझे अभी आज इसलिए भी याद है क्योंकि हम जिस दिन वो एपिसोड बनकर आया, तो पूरे ऑफिस ने वो एपिसोड देखा था साथ में लोगों ने कि अरे यार शारिब ने इसमें काम किया है, शारिब ने। So sweet. तो सब इतने खुश थे। माय बॉस साइरस ओशीदार, उन्होंने देखा, मृत्युंजय जो मेरे सीनियर थे, हम सब ने मिलके तो, और सब ने बहुत तारीफ की। तो वो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल था वो फर्स्ट बकरा। वाओ वाओ। तो सडनली सब कुछ छोड़ना और सोचना कि अब मैं एक्टिंग ही करूँगा, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? क्योंकि आपकी शादी भी हो गई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी सिर पे। बहुत डिफिकल्ट, हाउ नहीं, मतलब हाउ मच डिफिकल्ट। इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट क्योंकि और सब अगेंस्ट थे उस डिसीजन के, सिवाय मेरी बेगम के। अच्छा। बेगम ने ही सिर्फ बोला कि अगर तुमको लगता है कि ये ही है तुम्हारी, मतलब ये तुम्हारा पैशन है और इफ़ दिस इज़ योर कॉलिंग, तो फिर गो अहेड एंड मतलब आई एम सपोर्टिंग यू कम्प्लीटली। तो मैंने फिर नौकरी छोड़ी और ऑडिशंस पे लग गया और फिर शुरू हो गया। रोज़
ऑडिशन पे जाना, रिजेक्शन होना और ऐसे करके मतलब महीने, मुझे लगा था कि 4-5 महीने में तो ऐसे मैं 5 ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाऊंगा, इसके बाद ये होगा वो होगा, मैंने अपने आप बना के रखा था। अच्छा। लेकिन टाइम निकलता जा रहा था, 5 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, और मैंने पूरे 3 साल में ऑडिशंस तो मतलब हज़ारों किए, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म की थी जिसके पैसे नहीं मिले थे, अरे। एक ऐड किया था जिसके लिए अच्छा पैसा मिला था, और कुछ प्रोमो किया था, उसके अलावा कुछ ख़ास ऐसा नहीं किया था। और मेरी अच्छी खासी मतलब एक अच्छी खासी वेल पेइंग नौकरी थी जो मैंने छोड़ी, तो मेरी एक लाइफस्टाइल थी, उसको मेंटेन करने के चक्कर में मेरी सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, मेरा घर गया, मेरे बेगम के जेवर गए, सब कुछ, मतलब जितना उल्टा में पैसा तो गया, ऊपर से कर्ज़ों में डूब गया मैं भयंकर। अरे अरे। तो वो 3 साल मेरे लिए बहुत ख़तरनाक थे। तो वो इतना मुश्किल हो गया था कि मुझे फिर से दोबारा नौकरी करनी पड़ी। अच्छा। और एक यूटीवी, क्योंकि अब जिन जिन लोगों से मैं जितना उधार मांग सकता था मांग चुका था। फिर मैं यूटीवी बिंदास करके एक चैनल है, तो वहाँ पर मैं एज एवीपी प्रोग्रामिंग मैंने ज्वाइन किया। लेकिन वही जैसे कहते हैं ना कि मतलब 3 महीना ही हुआ था मेरा वहाँ पर लग के मुझे, और मुझे शानू शर्मा का फ़ोन आया। अच्छा, शानू शर्मा कास्टिंग कास्टिंग जो डायरेक्टर। डायरेक्टर हैं, उन्होंने मेरी एक शॉर्ट फिल्म देखी जिसके पैसे मुझे नहीं मिले थे, लेकिन उसने मुझे बहुत कुछ दिया। ओके। वो शॉर्ट फिल्म देखी उन्होंने मुझे जब तक है जान के तो ऑडिशन के शॉर्ट लिए फिल्म का बुलाया। नाम क्या था सर? मेहरूनी। अच्छा। विनय पाठक साहब के जो रब ने बना दी जोड़ी के सीन्स थे वो मैंने किए। अच्छा। 3 राउंड्स उसके हुए। फिर मुझे पता चला कि मैं जैन का किरदार के लिए मुझे ऑडिशन किया जा रहा है, जैन के किरदार के लिए। फिर उसके सीन्स मैंने किए, 2 राउंड्स उसके हुए। फिर तो जब सर ऑडिशन, इतनी बड़ी फिल्म का ऑडिशन हो रहा होता है, हम जब तक है जान की बात कर रहे हैं, जी, तो ऑडिशन से पहले आपको बता दिया जाता है कि प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट क्या है ये तो बता दिया था अच्छा, मुझे कि और ये फिल्म है, यश जी डायरेक्ट कर रहे हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अच्छा, बता एंड दिया यू आर था। प्लेइंग हिज फ्रेंड। तो मैं तो एक एक चीज़ जैसे जैसे आती थी मेरा टेंशन रोंगटे और बढ़ता खड़े। जाता था। और इतने रिजेक्शन हुए थे ना कि यार अपने वाला हाँ। एक और रिजेक्शन के लिए तैयार हो। अच्छा, तो आप पहुँचे शानू शर्मा जी के ऑफिस, वहाँ आपने यशराज के ऑफिस, जी वहाँ जी, आपने ऑडिशन दिया, और फिर कब पता चला कि हाँ यू हैव बीन मैं रिजेक्ट हो अप्रूव्ड? गया था उसमें भी, क्या इतने बात सारे कर रहे हैं? ऑडिशंस हुए। और मुझे एक कितने दिन कितने रात को राउंड्स ऑफ ऑडिशन हुए 5 आपके? राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हैपेंड, और उसके बाद में शानू ने फ़ोन करके कहा कि यार नहीं हो पा रहा है, आई एम सॉरी, किसी और को कास्ट कर लिया, वो भी नया लड़का है। तो मैं उस वक्त जॉब कर रहा था, तो मुझे अफसोस तो हुआ बहुत, क्योंकि इतनी हाँ, एक बड़ी बड़ी फिल्म। फिल्म का हिस्सा होते होते मैं रह गया। तो मैं लग गया फिर से अपने काम पे। एक दिन अचानक मुझे फ़ोन आया कुछ दिनों बाद। पहले हम आजीवासन, जहाँ पे उनका कास्टिंग ऑफिस था जुहू पहले में। जुहू में, वहाँ पर हाँ। मैं कर रहा था। ओके। अब मुझे एक दिन वाईआरएफ से फ़ोन आया, जो यश जी के जो उस वक्त चीफ थे, अक्षत कपिल, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया कि यार एक बार और कर सकते हो क्या ऑडिशन। बोला यार अभी 5 बार किया है और कितनी बार करवाओगे रिजेक्ट करने के लिए। मैं फिर भी गया। मैंने ऑडिशन दिया, और इस बार उन्होंने अक्षत ने ऑडिशन लिया। मैं वापस ऑफिस पहुंचा। ऑफिस पहुंच के आधा घंटा ही हुआ था कि फ़ोन आया कि परसों से शूट है, आप सेलेक्ट हो गए हैं, और ये है और ये इतना है, अभी लंदन में महीना भर लगेगा। और मैं पूरा एकदम फफल गया फ़ोन पे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। यानी मैं यश चोपड़ा की फिल्म में मतलब सेलेक्ट हो एक्टिंग गया करने हो। वाला हूँ, मैं उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ। शाहरुख खान साहब के साथ में मेरे सीन्स हैं, कटरीना कैफ है, अनुष्का शर्मा है, लंदन में शूट होगा। तो सारा एक के बाद एक, अनिल मेहता साहब डीओपी, शर्मिष्ठा रॉय आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, मतलब मैं तो वारे न्यारे हो गए थे उस वक्त। और मैंने अपने बॉस को कहा, अब नसीब जब पलटता है, जब 3 साल से मैं जिस तितली के पीछे भाग रहा था और वो मेरे हाथ नहीं आई, जैसे ही मैं थक हार के मैं नौकरी लेके बैठा हूँ, वो तितली अपने आप मेरे पीठ पे आके बैठ गई। तो फिल्मिस्तान भी उसी वक्त हम लिख रहे थे, नितिन और मैं, और उसे भी एक प्रोड्यूसर मिल गया, उसने मुझे मेन लीड के लिए ऑडिशन करने को कहा, मैं वहाँ भी सेलेक्ट हो गया। तो मैं बोला ये क्या हो रहा है छप्पड़ अचानक फाड़ से। के। हाँ, या तो मतलब काम के लाले पड़े थे, हाँ। कल घर का खाना कहाँ से आएगा मुझे ये नहीं पता था, जिसकी वजह से फिर से नौकरी की मैंने। इतनी मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे मैंने, और एकदम से अभी 2-2 फिल्में मिल रही हैं, एक में लीड रोल मिल रहा है, एक में मतलब इतनी बड़ी, मतलब द बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट या ऑफ कोर्स फिल्म मेकर्स के Yes. साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था वो 3 साल के लिए
जो 3 साल गुजरे थे मेरे, मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैंने और दोनों की शूट एक साथ आई, 1.5 महीना मुझे छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो मैंने अपने बॉस से छुट्टी मांगी 1.5 महीने की, और उन्होंने कहा भाई अभी ज्वाइन किया है तूने, तो मैंने कहा आप अनपेड लीव दे दो, कुछ कर दो, क्योंकि ये फिल्में यार मैं छोड़ नहीं सकता। बड़ी एक यश जी की फिल्म है, एक फिल्म में मुझे मेन लीड मिल रहा है। तो उन्होंने कहा यार अभी या तो तू एक्टिंग कर ले या नौकरी कर ले, इतनी मुश्किल से तेरे को यहाँ पे लगाया है। सही बात है। तो ये जब मैंने सुना तो मैंने बोला भाई अब यहाँ तो मैं काम नहीं करूँगा जहाँ पे मेरे पैशन की लोगों को कदर नहीं है। तो मैंने फिर वो उसी वक्त मैंने बोला ओके भाई, भले बाद में दोबारा नौकरी करनी पड़ जाए मैं कर लूँगा, लेकिन यहाँ नहीं जो मैं रह सकता। आपको हर्ट हुआ मतलब? हाँ हर्ट हुआ बिल्कुल, क्योंकि उन लोगों को मैं जानता था जिन्होंने मुझे वहाँ पर नौकरी दिलवाई थी। अच्छा। तो उस वजह से मुझे थोड़ा दुख हुआ कि यार एनीवे तो वो अभी कोई ऐसा गिला शिकवा कुछ नहीं है। तो फिर छोड़ दिया और फिर दोनों फिल्में कर ली, और उसके बाद से फिर नौकरी नहीं की कभी। हाँ। तो सर आपने जब तक है जान की, और फर्स्ट एज अ लीड फर्स्ट फिल्म आपने की फिल्मिस्तान। यस, और उस फिल्म ने जीता नेशनल अवार्ड। हाउ डज इट फील? ओह, मतलब उस फिल्म ने जो मुझे प्यार दिया है, हाँ, वो इट इज़ अनबिलीवेबल। हम मतलब नेशनल अवार्ड जीता का हम कुछ काफ़ी फेस्टिवल्स में फिल्म गई, 18 फिल्म फेस्टिवल्स में वो सेलेक्ट हुई थी, काफ़ी जगहों पर अवार्ड्स भी मिले, मतलब सोचा जीती था भी। जब आप फिल्म बना रहे थे या लिख रहे थे या उसके ऊपर काम कर रहे थे, ऐसा सोचा था कि ऐसा होगा? हम इतना पता था कि यार जो कर रहे हैं वो अच्छा बन रहा है, लेकिन उसका इतना मतलब क्या कहेंगे स्वादिष्ट वो मिलेगा उसका फल। बाप रे, मतलब हम बुसान फिल्म फेस्टिवल में उसका फेस्टिवल प्रीमियर हुआ था। ओके। और वहाँ फर्स्ट टाइम जब फिल्म ख़त्म हुई तो वहाँ पे कुछ कोरियन लड़कियों ने चिल्लाया मेरा कैरेक्टर का नाम उसमें सनी था, सनी आई लव यू ऐसे करके। तो बहुत, और हम बाहर निकले बातें कर रहे थे, ऐसी कुछ खाने का ढूंढ रहे थे। वहाँ पे रेस्टोरेंट में थोड़ा सा अंदर घुसो तो एक अजीब सी महक होती है। तो फिर हम कुछ और ढूंढने लगे कि कहाँ कोई मैकडोनल्ड मिल जाए या कुछ मिल जाए जहाँ खाएं। तो अचानक रास्ते में एक आदमी आ गया, फिल्मिस्तान योर मूवी, ऐसे ऐसे करके गले लग रहा है। उसको ना हिंदी आती थी, ना हमको उनकी कोरियन आती थी, ना उसको अंग्रेजी आती थी। तो वो बस खाली फिल्मिस्तान योर मूवी ऐसे करके, और कोई गिफ्ट लेकर आ जाता था हमारे लिए। कोई वहाँ पे हम रास्ते पे जहाँ पर भी घूमते थे, मुझे कहीं ना कहीं से आके कोई गले लग जाता था। अरे वाह। तो उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो अपना ही बंदा है। सो स्वीट। वो फिल्मिस्तान से मुझे बहुत, ये तो बुसान है, उसके अलावा पाम स्प्रिंग्स कैलिफोर्निया में भी मैं हमारी फिल्म दिखाई गई थी, तो मैं वहाँ पर भी गया था और बहुत कमाल रिस्पांस था। वहाँ पर भी मैंने उनको गोरे ऑडियंस थी पूरी, मतलब 95% लोग, एक इंडियन उस ऑडियंस में था क्योंकि वो मेरी दोस्त थी। अच्छा। तो वो आई थी, और बाकी सारे गोरे थे, और उनको भी मैंने किशोर कुमार का गाना परफॉर्म किया करके सुनाया। कौन सा गाना था सर? वो बड़ा ही अतरंगी सा गाना है। मैं आपको ऐसे बीच बीच में खिलौने में चाबी बिंदास भरते रहो। ओ याक 2 3 4 गिली 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 गिल गिल गिलिक गिल गिल गिलिक गिल गिल गिलिक गिल गिल गिलिक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक बम बम मकुकुक दिल हकु बकु जान हकु बकु जान हकु बकु दिल हकु बकु राम राम सिया राम सलाम वालेकुम प्यार करो गुप चुप दूध पियो चुप चुप ठन ठन कुट कुट पुट 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 ठन ठन कुट कुट हाउ डू यू डू बाम चीक चिक चाम चीक चिक बाम चीक चिक चाम चीक चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बम चिक बुब चिक बढ़ के बोले बेटा बम बम, बढ़ के बोले बेटा बम बम, बढ़ के बोले बेटा खिड़की खोले बेटा बम बम चिक बम बम हे। वाओ। ये वाला सुनाया था मैंने वहाँ। क्या बात है, कैसा रिस्पांस था वहाँ पे ऐसे? मतलब काफ़ी, जब मैं वहाँ पर आया, जब ऑडियंस से मैं मिलना शुरू हुआ तो मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। एक ने बोला कि यू आर ब्लेस्ड, मतलब यू कैन ब्रिंग स्माइल टू पीपल्स फेसेस, और किसी ने बोला कि यू रिमाइंड मी ऑफ रॉबर्टो बेनिनी फ्रॉम लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मैं तो गिर गया था उस दिन। मेरे क्या बात है। मैं
मतलब पागल हो गया था वो जो उस दिन रिस्पांस मिला था केरला में इफ़ फिल्म फेस्टिवल में, वहाँ पर जो रिस्पांस मिला था। मतलब फिल्मिस्तान तो मेरे लिए बहुत मेरे दिल के काफ़ी करीब है। चाहे बड़ी सी बड़ी फिल्म आ जाए या बड़े से बड़ा अप्रिसिएशन भी मिल जाए, अवार्ड्स भी मिल जाएं, लेकिन जो जगह मेरे दिल में फिल्मिस्तान के लिए है वो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब इट इज़ क्लोजेस्ट टू माई हार्ट। वाओ। एंड देन नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट हिंदी फिल्म का। मैं उस दिन, क्योंकि फिल्म जब तक रिलीज़ नहीं हुई थी तो कुछ हो नहीं रहा था लाइफ में एकदम, मतलब हम घर पे बैठे रहते थे, सोचते रहते थे कि कब होगा। कोई स्क्रीनिंग होती थी, किसी को दिखाते थे तो एक उम्मीद जगती थी, फिर वहाँ से जवाब आता था कि यार थोड़ी कोई है नहीं, नो देयर आर नो नेम्स और ये वो। तो मैं एक दिन घर पे दोपहर को ऐसे ही खाना खा के सुस्ता ही रहा था कि अचानक मुझे नितिन का फ़ोन आया, नितिन कक्कर जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, कि अरे शारिब टीवी ऑन कर, ज़रा देख क्या और न्यूज़ चैनल लगाना। तो मैंने न्यूज़ चैनल लगाया तो उसमें नेशनल अवार्ड्स की अनाउंसमेंट हो रही थी कि किस किस को इस साल मिला है, और उसमें हमारा नाम आया, फिल्मिस्तान तो को बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। हाँ, मतलब जब अनाउंसमेंट हुई आपको तब पता चला? हाँ, उसके पहले कुछ पता नहीं था। वो भी टीवी पे जब अनाउंसमेंट हुई तब पता, किसी को नहीं पता था। हमको किसी ने, हाँ, हमको किसी ने अप्रोच भी नहीं किया या हमको उसके पहले कि ऐसा होने वाला है। और फिर उसके ये मार्च में अनाउंसमेंट हुई और फिर मई में फंक्शन होता है। तब फिर वो हमने अटेंड किया, मैं भी गया था अटेंड करने। और वो इतना ऐसा लगता है कि सच में आपको सम्मानित किया जा रहा है, प्रेसिडेंट आपको खुद अवार्ड देते हैं। तो वो अवार्ड लेने तो नितिन गया था, लेकिन हम सारे ऐसे देख रहे थे। और उसी साल इरफान साहब को पान सिंह तोमर के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और मैंने उनको उस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट भी किया था, बट वो हमारी कोई जान पहचान नहीं थी। लेकिन मेरे लिए मतलब ये एक, क्या कहूँ, मतलब खुशी की बात है, गर्व की बात है कि मैं उनको उस वक्त कॉन्ग्रेचुलेट कर पाया था। क्या बात है। अच्छा सर, ये जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें एक्चुअली होता क्या है? मतलब अलग अलग लोग अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, या ये जो फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं ये लोग खुद सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी फिल्म की स्क्रीनिंग होगी वहाँ पर? वो खुद सेलेक्ट करते हैं। अगर कंपटीशन में आपकी फिल्म जा रही है या मतलब कुछ नॉन कंपटीशन सेक्शन होते हैं, कुछ कंपटीशन सेक्शन होते हैं, लेकिन हर चीज़ का सिलेक्शन होता है। वहाँ पर आपको सबमिट करनी होती है अपनी फिल्म, और उसमें से जो उनको पसंद आती है वो उनको चुनते हैं। जो लगता है कि ये कंपटीशन के लायक है तो वो कंपटीशन में जाती है। अच्छा। जो सिर्फ शोकेस करना है तो शोकेस, और उसके अलावा कुछ लोग पैसे देकर अपनी स्क्रीनिंग्स रखते हैं और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं। लेकिन जो कंपटीशन है वहाँ पर आप मतलब प्योरली फिल्म के मेरिट पर ही आपको मतलब तो सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लोग शायद अपनी फिल्म्स भेजते होंगे। हाँ, बहुत सारे लोग पूरे दुनिया भर से फिल्म्स आती हैं, उसमें से शॉर्टलिस्ट होते हैं जी, एंड देन जो सेलेक्ट होते हैं वो फिल्म्स वहाँ पर प्ले की जाती हैं। हाँ। एंड जनरल ऑडियंस होती है जो फेस्टिवल में, जैसे अगर यहाँ पे मामी होता है तो आपने उसका पास बनाया है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसी तरीके से हर फेस्टिवल में मतलब एक पास होता है, तो आपको उसमें जितनी फिल्में आपको देखनी है वो आप देख सकते हैं। ओके। और तो फिल्मिस्तान और जब तक है जान जी, ये दोनों फिल्में कंप्लीट हो गई। जब तक है जान में शाहरुख सर के साथ काम करके कैसा लगा? हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कमाल, मैं क्या बताऊं, मतलब मैं उस एक्सपीरियंस को दोबारा जीना चाहता हूं। साला मौका ही नहीं मिल रहा है यार, इतने साल गुजर गए। कुछ बताइए ना उनके बारे में, कैसे हैं वो जब उनसे रूबरू मुलाकात होती है और बैठ के बात होती है? तो मेरी पहली जो फिल्म का जो पहला सीन है, मैं सोता रहता हूँ और वो मतलब जो समर, जो फिल्म शाहरुख सर का कैरेक्टर का नाम है, तो वो मुझे ऐसे चादर खींच के वो उठाते हैं और फिर वो एक जो भी डायलॉग है तो उसकी मैं रिहर्सल कर रहा था और वही सीन हम पहले शूट कर रहे थे। तो मैं पहुंच गया था, मैं तो स्टूडियो में जब घुसा YRF में, तो 2 दिन हमारा इंडोर में था यहाँ YRF स्टूडियो में, फिर हम लंदन गए थे। स्टूडियो के अंदर शूट हुआ? हाँ, शूट हो रहा था। तो मैं स्टूडियो का जब मैंने दरवाज़ा खोला, बड़ा सा हॉल, डार्क पूरा था। एक तरफ आदित्य चोपड़ा सर दिखाई दे रहे हैं, कुछ असिस्टेंट्स के साथ कुछ बात कर रहे हैं, एक तरफ यश जी हैं, एक तरफ मनीष मल्होत्रा जी हैं। अच्छा। वो अपनी टीम को कुछ समझा रहे हैं, तो एक तरफ अनिल मेहता जी जो DOP हैं। मतलब ये लोग, ये सारे मतलब एक ही सेट पर हैं और मैं वहाँ पर जा रहा हूँ इन लोगों के साथ काम करने के लिए। वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अब तक मतलब सपना ही देख रहा हूँ, क्योंकि ये इन लोगों को मैं सपने में ही देखा करता था हमेशा। राइट। और
फिर जब सबसे मिला, मेरे लिए वो दिन मतलब बहुत मैजिकल सा था एकदम। फिर हमने रिहर्सल करनी शुरू की और बार बार वो चादर जो है अक्षत खींचता था और वो डायलॉग्स बोलता था, ये करता था। फिर एक बार जब चादर खींची तो शाहरुख सर ने चादर खींची और उन्होंने बोला हाय आई एम शाहरुख। तो मैं तो मतलब बिस्तर पे पड़ा हुआ था मैं, और वहाँ पे ढेर हो गया पूरा। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं पापा पापा सा 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 जाओ 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 ऐसे। इनको लगा कि शायद शूट में कहीं गड़बड़ ना कर दे, ये तो अभी से ही फबल रहा है। बट आई थिंक शाहरुख सर को आदत होगी कि उनके सामने लोग हाँ, अच्छे खासे लोग हिल हड़बड़ा जाते जाते हैं। और फिर शूट शुरू हुआ। जब रैप हुआ तो उन्होंने बोला कि शारिब इट वाज लवली वर्किंग विद यू। तो मेरे लिए तो यही एक लाइन बहुत मतलब मायने रखती है। और मैं उनको कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा सर आप सब मेरे चेहरे से समझ जाइए कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए। और आई थिंक इतने बड़े सुपरस्टार के सामने मतलब खुद को ही ऐसा लगता है कि छोटा मुंह बड़ी बात क्या ही बोले हम क्या ही उनको, बोले, है हाँ ना? सच में उनके टैलेंट के लिए हम बहुत क्या ही बोल सकते बहुत हैं। ही और बहुत खूबसूरत इंसान है वो। सामने वाले को जिस तरीके से स्पेशल फील कराते हैं ना, मतलब चाहे वो कोई भी हो, बट वो लोगों को जिस तरीके से स्पेशल फील कराते हैं वो उनकी बहुत ही खूबसूरत एक उनकी खूबी है जो मतलब कमाल है। आई थिंक इसीलिए वो इतने बड़े मतलब स्टार हैं, सुपरस्टार हैं। राइट। अच्छा, जब तक ये जान हो गई, फिल्मिस्तान हो गई, उसके बाद वापस से शांति हो गई। हाँ यार, ये अब तक मुझे खुद समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो 3 साल मैंने पहले ही बहुत बड़ी मुश्किलों से मतलब उनको भुलाने की कोशिश मैं कर रहा था, जब तक ये जान आई, फिल्मिस्तान आई। बट काम उसके बाद में भी पता नहीं क्या क्यों ये शांति हो गई थी। तो फिर ये कितने साल तक चला ये 3 सिलसिला? साल और फिर वैसे 3-4 साल बड़े मुश्किल में गए। 1-2 इंडिपेंडेंट फिल्में रिलीज़ हुई जैसे फुल्लू, वोडका डायरीज़ और नक्काश। लेकिन एक इंडिपेंडेंट फिल्म जब रिलीज़ होती है उसकी कोई प्रमोशन नहीं होती, अवेयरनेस नहीं होती ऑडियंस में। कब आती हैं कब चली जाती हैं लोगों को पता ही नहीं चलता। राइट। हालांकि मुझे उन फिल्मों को करने में बहुत मज़ा आया और मैं एम रियली प्राउड ऑफ ऑल द फिल्म्स आई हैव डन। लेकिन वो जनता तक पहुंच नहीं पाई और इस तरीके से फिर मतलब ऑडिशंस देने शुरू हो गए। फिर अब मैं बड़े प्रोडक्शंस में बड़े फिल्मों के लिए बड़े रोल्स के लिए ऑडिशन दे रहा था, लेकिन वही ऑडिशन प्रोसेस शुरू था और वही रिजेक्शंस हो रहे थे। शॉर्टलिस्ट हो जाता था फिर, लेकिन कुछ बातें होती थी और किसी वजह से कुछ ना कुछ फिर पैसे ख़त्म होने लगे, फिर मतलब पता नहीं क्या। ये जो एक फेज़ होता है जिसमें रिजेक्शन, आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा, शूट कर रहे हो वो रिलीज़ नहीं हो रही, तो फ्रस्ट्रेशन होती है। और क्या वो फ्रस्ट्रेशन फैमिली लाइफ तक पहुंची उस वक्त? वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो फैमिली ही उस फ्रस्ट्रेशन को कम करती है। अगर वहाँ फैमिली तक मैं नहीं पहुँचाऊँगा तो वो मैं मतलब पूरा अंदर ही अंदर अगर मैं रखूँगा तो मैं पूरा ख़त्म हो जाऊँगा। तो मेरे जो और थैंकफुली मतलब या भगवान की दया से मैं ख़ुद काफ़ी पॉजिटिव किस्म का बंदा हूँ। तो वो एक जो चीज़ जिसमें मैं रिजेक्ट होता था तो मुझे लगता था कि यार इससे बेटर कुछ आने वाला है, और या मतलब ऊपर वाले ने मेरे लिए और कुछ अच्छी चीज़ सोची हुई है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थोड़ी सोचनी पड़ती हैं। और वैसी रिजेक्शंस तो मैंने काफ़ी देख लिए थे, तो थोड़ी चमड़ी भी मोटी हो जाती है एक्टर्स की, तो बहुत सारा कुछ झेलने की आदत पड़ जाती है। हाँ, इम्यून जब हो जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ जाती है, हमारा इम्यूनिटी लेवल लोगों से थोड़ा ज़्यादा रहता है रिजेक्शन के मामले में। और हमारा ईगो पूरा क्रश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, चकनाचूर कर दिया जाता है, कोई ईगो रहता ही नहीं है। तो इसलिए फ्रस्ट्रेशन लेवल कई बार जो होता था वो मैं ज़्यादातर तो नहीं होता था, और अगर होता भी था तो जब मैं फैमिली के साथ बैठता था तो वो सारा अपने आप फुर हो जाता था। मैं बहुत मतलब आई एम ब्लेस्ड विद अ ब्यूटीफुल फैमिली। तो जब मेरी बेगम है, मेरे दोनों बच्चे हैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव रहे हैं, तो वो जो डिफ़िकल्ट टाइम था मैं उन सब की बदौलत सर्वाइव कर पाया। और वरना मतलब थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड उसके बाद आई फैमिली मैन। यस, फैमिली मैन चेंज्ड थिंग्स Everything. फॉर मी जी। तो फैमिली मैन इज़ अ वेब सीरीज़। तो जब आपने इसके लिए ऑडिशन दिया था तब वेब सीरीज़ ऑलरेडी आपको पता था कि वेब सीरीज़ क्या है, या वो एकदम नया नया दौर था उस वक्त? नया नया था, लेकिन मुझे पता है कि मतलब वेब सीरीज़ क्या होती है। और मैंने भी अच्छा। मैंने क्या कहते हैं उसको, मैं देखा करता था काफ़ी जो अंग्रेज़ी में शोज़ हुआ करते थे।
जो सीरीज़ जो मेरी फेवरेट सीरीज़ थी वो देखता था। और यहाँ पर अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है, ये सारी भी चीज़ें शुरू हो गई थी। इनफैक्ट फैमिली मैन के पहले मैंने सीक्रेट गेम्स के लिए ऑडिशन दिया था। अच्छा। और मैं काटेकर के लिए मुझे मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था। सेकंड 2-3 लोग थे जिसके अंदर मैं भी था आखिर तक। बट फिर जीतू को उसमें कास्ट किया गया था, जो कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। और मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि यार ये एक राइट कास्टिंग है, और हमारी काफ़ी लंबी बातचीत भी हुई थी उसको लेके। मतलब आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऑडिशन दे रहे हैं। हाँ हाँ मैं बजरंगी भाईजान में भी रिजेक्ट हुआ हूँ तो ये बड़े बड़े नाम अगर लेने रिजेक्शन के हिसाब से तो मैं वो उल्टा फ्लॉन्ट भी कर सकते हैं। मैं बजरंगी भाईजान के लिए रिजेक्ट हुआ हूँ, संजू के लिए रिजेक्ट हुआ हूँ मैं अरे तो लेकिन But उनके sir, लिए I must say हाँ। कि ये सब बताने के लिए भी गट्स चाहिए कि मैं इसके लिए रिजेक्ट हुआ हूँ। जी। Yes. अब क्या करें, वह है तो है। और यहाँ पे एक्चुअली ना रिजेक्शन को आपको दिल पर नहीं लेना चाहिए, वो दैट इज़ द की। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, जो आपका ऑडिशन लिया जा रहा है वो आपकी काबिलियत का ऑडिशन नहीं ले रहे हैं। वो आप काबिल समझते हैं वो आपको, इसीलिए आपको उन्होंने आपको ऑडिशन पे बुलाया बुलाया है। right. और वो ऑडिशन कई सारी चीज़ों के लिए होता है कि आप उस कैरेक्टर में फिट बैठ रहे हैं क्या नहीं, आपने उस कैरेक्टर का सुर आपको समझ में आया या नहीं, जो बाकी की कास्ट है उसके साथ में आप फिट होते हैं या नहीं। तो वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद जाके वो मतलब डिसीजन लेते हैं। तो जो राइटली मतलब उसको राइटफुली डिज़र्व करता है उस पार्ट को, उसे वो मिलता है। इतनी सी बात है। तो उसमें अगर रिजेक्ट हो गए तो आप सर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए कि अरे यार अब क्या होगा, मैं रिजेक्ट हो गया। तो वो रिजेक्शन जो है वो आपका रिजेक्शन नहीं है। आपको ऑडिशंस आप देते रहिए, लगे रहिए एक ना एक दिन आपको भी मतलब आपका नंबर भी आएगा। लेकिन उसके लिए जो है जमे रहना, टिके रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो खुद के अंदर वो भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास वही था सिर्फ कि मेरे को पता था कि मैं भयंकर टैलेंटेड हूँ तो उसी ने मुझे मतलब बचा के रखा। बाकी और सब्र था बहुत, और ऊपर वाले की दया से अच्छी फैमिली, ये सपोर्टिव फैमिली है, मतलब अभी भी दोस्त काफ़ी सपोर्टिव रहे। तो उन्होंने मुझे मतलब सारे मुश्किल दौर से बाहर निकाला। ऐसे मतलब वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस तरीके से खत्म हो जाता था। फाइनली जब फैमिली मैन आपको मिला, जी, ऑडिशन के टाइम पे क्या हुआ था, कुछ याद है? और फाइनली व्हेन यू गॉट टू नो कि हाँ अब आप सेलेक्ट हो गए हो फैमिली मैन के लिए, फाइनल हो गया है, सब सेट है, एंड आफ्टर 3 years यू विल बी वर्किंग अगेन। याद है बोले तो मतलब सब कुछ छपा हुआ है एकदम दिल में। इतनी मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा चैप्टर है वो, और मतलब एक बहुत मुझे एक तरीके से फैमिली मैन के ज़रिए एक नया जीवन दान मिला है। तो उसके साथ में चीज़ें जो हुई हैं वो सब कुछ याद है नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। एंड टचवुड वो जो फ्लाइट शुरू हुई थी, वो जो टेक ऑफ हुआ था, वो ऊंचाइयों पर ही लेकर जा रहा है हाँ आपको। बस माशाल्लाह, मतलब खुशी होती है बहुत। और मैं चाहता हूँ कि ऊपर वाला ऐसे ही सर पे हाथ बनाए रखे, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। ऐसा हर चीज़ के लिए अपन अभी मैंने इतनी सारे मतलब लोज देखे हैं लाइफ में कि मैं अभी उसके लिए तैयार भी हूँ कि अगर फिर से खुदा ना खास्ता ऐसा मौका पड़ा तो उसके लिए अपन रेडी है। लेकिन अभी सर जो घर चला गया था, जेवर चले गए थे, अब वापस आ रहा है, घर ले लिया मैंने फिर से, जेवर भी अभी फिर से धीरे धीरे इकट्ठे कर रहा हूँ, जमा कर रहे हैं अभी। क्या बात है, वेरी नाइस। एक घर बेचा था, 2 घर लिए। क्या बात है, मुंबई में घर होना बहुत बड़ी बात है। जी वो तो है। यस यस। मुंबई यही वाला सीन मैंने किया था जब तक है जान, सॉरी फैमिली मैन, यही वाला सीन मैंने फैमिली मैन के ऑडिशन में किया था। अच्छा। जिसमें मनोज सर जो हैं, तिवारी जो है, मुझको बता रहा है कि यार मैं लोन लेना है, यार मेरे को घर लेने का है, मेरे को लोन का थोड़ा ये चल रहा है। और मैं बोलता हूँ अरे क्या घर 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 करते रहता है। मुंबई में मतलब घर क्या होता है, माचिस की डिब्बी जैसे तो घर रहते हैं, उसके अंदर अंदर तीली के जैसे पड़े रहो। तो वो सीन था जो मैंने फैमिली मैन के ऑडिशन में दिया था, और मुझे बहुत मज़ा आया था। इनफैक्ट मैंने बोला था कि पहले ये जो कैरेक्टर था वो घोष था, बंगाली था। तो मैंने कहा यार मुझे थोड़ा उस पर वर्क करना पड़ेगा, उस डिक्शन पे। तो मैं 2-3 दिन के बाद वापस आता हूँ तैयार करके। अच्छा। तो उन्होंने कहा, वैभव विशांत उस वक्त मुझे मुकेश छाबरा भाई ने बुलाया था इसके ऑडिशन के लिए।
तो उनके उस वक्त एसोसिएट थे वैभव विशांत, और उन्होंने मुझे बोला कि यार अभी फ़िलहाल ऐसे ही कर दो, अच्छा। नॉर्मल न्यूट्रल एक्सेंट में, बाद में हम देखते हैं। तो मैंने जिंगे अब आ गए हो यहाँ पे तो करके जाओ। तो मैंने ऑडिशन दिया और मुझे बहुत मज़ा आया। हाँ। और एक जब आप अच्छा कुछ ऑडिशन देते हो तो एक खुद को भी एक संतुष्टि तसल्ली होती होती है, है, हाँ। संतुष्टि होती है। और जब मैं रास्ते वापस घर जा रहा था तो मैं यही सोचते हुए जा रहा था कि यार अमेज़ॉन प्राइम है, मनोज बाजपेयी साहब हैं, राज एंड डी के हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जिनके काम को, मनोज सर को तो मतलब जब से मतलब सत्या देखी थी तब से मतलब भयंकर फ़ैन थे उनके, अभी भी हैं। हाँ। तो मतलब एकदम ये सारी चीज़ें जब बार बार मेरे दिमाग में प्ले हो रही थी कि यार अगर क्लिक कर गई ये चीज़, या अगर मैं सेलेक्ट हो गया, हाँ। और अगर ये शो मैं करता हूँ तो इसमें मतलब वो एक इंट्यूशन था, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अगर ये हो गई बात तो कुछ ज़िंदगी में एक घुमाव आएगा, कुछ एक बदलाव आएगा। अच्छा। और वो इसके अंदर इस चीज़ में वो पोटेंशियल है मेरे रोल में, मेरा जो मतलब पूरा पूरा सेटअप जो है ये। तो अब अच्छा ऑडिशन हुआ था, ये सारी चीज़ें थी, तो फिर से आदमी फ़ोन देखना शुरू कर देता है हाँ, कि कि कब वो कब आएगा, notification। कब आएगा कॉल, और कब मतलब हाँ। मतलब मैं नाचूंगा खुशी के मारे या रोऊंगा, जो भी है। तो वो हफ्ते गुजर गए, 10 दिन हो गए, फिर मुझे फ़ोन आया राजन डी के ऑफिस से, और उन्होंने मुझे बोला कि यार वी रियली लाइक योर ऑडिशन। में डीके से मिला पहली बार, फर्स्ट टाइम मेरी उन्हीं से मीटिंग हुई। उन्होंने बोला कि लेकिन बट यू डोंट लुक लाइक अ बंगाली। तो एक प्रॉब्लम है। अच्छा। बट वी वांट टू कास्ट यू। So sweet। हाँ, तो किस रीजन में इसको फिट कर सकते हैं घोष को, यू टेल अस, तुम्हारा कंफर्ट किसके अंदर है। तो मैं यार मेरे लिए ये लोग चीज़ें मतलब बदलने को भी तैयार हैं। और तो यही मेरे लिए बहुत मतलब बड़ी बात थी। तो मैंने कहा कि पंजाबी टाइप कुछ कर सकते हैं क्या। तो बोला नहीं नहीं यार, पंजाबी तो बहुत सारे लोग करते हैं। तो मैंने बोला यूपी वाला तो तिवारी है ऑलरेडी। तो मैंने कहा फिर कुछ मियाँ भाई टाइप का कैरेक्टर कर सकते हैं। तो बोला 2 मियाँ भाई हैं उसके अंदर, एक पाशा है और जोया है। तो फिर मैंने बोला यार, तो मैंने बोला फिर मैं मुंबई में रहता हूँ, मराठी बोल लेता हूँ थोड़ा, और तो महाराष्ट्रन कर सकते हैं। तो वो उनको चीज़ थोड़ी अच्छी लगी, अलग लगी, और फिर जो घोष जो है वो जेके तड़पदे बन गया। और ऐसे में मतलब कास्ट हुआ और शूट शुरू हुआ। उसका जेके तलपड़े का कोई डायलॉग याद है सर आपको? उसके तो बहुत सारे डायलॉग्स याद हैं। एक जो मुझे बहुत पसंद है कि जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो बोलता है कि वुड यू लाइक टू ऑर्डर अ ब्रंच। तो बोलते हैं भाई हम लोग गरीब आदमी हैं, तुम्हारे ब्रंच में हमारे महीने भर का लंच आ जाएगा। तो या नाइस। और एक प्राइवेसी इज़ अ मिथ जस्ट लाइक डेमोक्रेसी, वो मुझे मेरा डायलॉग बहुत पसंद है। और मनोज सर के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो चलता फिरता स्कूल है यार, वो चलता फिरता एक्टिंग स्कूल ही नहीं, वो हर बहुत कुछ उनके साथ में अगर आप रहते हैं तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। नॉट जस्ट एज एन एक्टर, अच्छा। एज ए पर्सन भी वो जिस तरीके से ख़ुद को कंडक्ट करते हैं, जो डिसिप्लिन उनकी लाइफ में है, जो जिस तरीके से वो मतलब हर चीज़ को अप्रोच करते हैं, बहुत कुछ आपको उनसे सीखने को मिलता है। तो मेरे लिए तो मेरा तो जीवन सफल हो गया उनके साथ जब से मतलब काम करने का मौका मिला, और बहुत वक्त उनके साथ बिताया ऑफ द स्क्रीन ऑल्सो एंड ऑन द स्क्रीन भी। तो आपने देखा है तो बहुत, और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, जो मुझे मतलब और बहुत पुश करते हैं हर जगह। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मतलब मेरे लिए तो वो एक फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, वो सब जो होता है ना, बिग ब्रदर, सब हैं वो मेरे लिए। टीचर। आपकी इंडस्ट्री में आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इंडस्ट्री में नितिन कक्कर जो हैं वो मेरे मतलब बहुत ही करीब हैं। इनामुल हक हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, मनोज सर हैं, और भी बहुत सारे, मतलब अगर मैं किसी का नाम वो जाऊँगा कर दूंगा तो बड़ा हो जाएगा। हाँ, लेकिन ये सब तो मेरे सनी हिंदुजा, मेरे आजकल तो हम इतने साथ में वक्त बिताते हैं हम काफ़ी, जब से फैमिली मैन असल में जब से शुरू हुआ। तो सनी और श्रेया, ये 2 मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग आए कि मतलब सनी, श्रेया, शहाब, और हमारी एक टीम बन गई, अरित्रो, विजय। तो
बट सनी के साथ एक अलग, सनी और श्रेया के साथ एक अलग वो है, बहुत ज़्यादा ही नज़दीक हैं। तो काफ़ी और भी बहुत सारे दोस्त हैं। मैं बहुत मतलब क्या कहता हूँ, फॉर्चुनेट रहा हूँ, खुशनसीब हूँ कि मुझे ज़िंदगी में अच्छे दोस्त मतलब मिले हैं। और सर वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। तो हाँ, ये बात भी है। जब अच्छा होना शुरू होता है तो फिर मैं इस बात पे तब ये बात सही लगती है। ये बात सही लगती है। चलिए सर, आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलते हैं। ओके सर, यू हैव टू पिक वन, राइटिंग और एक्टिंग। अरे ये तो बहुत ही आसान है। एक्टिंग। मैंने अपनी ज़िंदगी की मतलब मैं अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मतलब एक शादीशुदा ज़िंदगी, कामयाब, मतलब अपने जो भी छोटे मोटे लेवल पे एक सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा था और अच्छी खासी सैलरी थी। वो सब छोड़ छाड़ के मैं गया हूँ एक्टिंग में, क्योंकि मैं एक्टिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब उस प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इसीलिए इतनी सारी तकलीफ़ें भी झेली। तो ऑफ कोर्स एक्टिंग। ओके, फिल्मिस्तान या फैमिली मैन? फिल्मिस्तान। आपने कहा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिल्मिस्तान जो है वो बच्चा है ना आपका। यस मेरे लिए, मेरे मतलब सब कुछ है वो। मेरा बाप भी है, मेरा बच्चा भी है, मेरी माँ भी है, दादा भी है, सब कुछ है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। ओके, ओटीटी और बिग स्क्रीन सिनेमा? बिग स्क्रीन सिनेमा। बाय? क्योंकि वो बचपन से उसके साथ में एक जुड़ाव है ना। अच्छा। सिनेमा पहला प्यार है यार। मतलब मैं, जैसे लोग पता है वो टीवी शोरूम्स, जो शोरूम्स होते हैं ना, वहाँ पे लोग बाहर क्रिकेट देखते हैं। जब क्रिकेट मैच चलता है तो लोग वहाँ पे भीड़ जमा हो जाती है फिल्में अपना क्रिकेट देखने के लिए। मैं वैसे घर के किसी के भी घर के बाहर खड़े रह के फिल्में देखता था। अच्छा। तो मुझे फिल्मों का इतना शौक है, मतलब वहीं खड़े खड़े मैंने हम किसी के घर पे अगर खिड़की में दिख गया कि कोई फिल्म चल रही है तो मैं खड़ा हो गया वहाँ पे देखने के लिए। भगवान दादा, मैंने ऐसे पूरी फिल्म, मुझे याद भी है कि मैंने कौन सी फिल्में देखी है। भगवान दादा देखी थी, मर्द देखी थी, और ऐसी एक और कोई फिल्म थी गोविंदा साहब की, जो आधी देखी थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन और सोचो वही बच्चा बड़ा होके फिल्मों में काम कर रहा है। यस। फाइटर में आपने काम किया है, स्लमडॉग, विक्रम वेदा, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं। वाओ, थैंक यू। ओके, व्हाट आर योर 3 फेवरेट थिंग्स अबाउट लाइफ? 3 फेवरेट थिंग्स अबाउट माई लाइफ? फैमिली, फ्रेंड्स एंड सिनेमा। करेक्ट बोली। मैं आपको पहचान चुकी हूँ। ओके, टेक्स्ट और कॉल? टेक्स्ट और कॉल? आई प्रेफर कॉलिंग, लेकिन आजकल लोग इतना वो होता है ना कि लोगों के स्टेटस पे होता है कि कॉल ओनली इफ इट इज अर्जेंट, ओनली इफ इट इज नेसेसरी, ओनली इफ इट इज लाइक डू और डाई सिचुएशन। तो वो देख के लगता है कि यार ये कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब अब जो आपके दोस्त हैं उन लोगों को भी मतलब पहले सोचना पड़ेगा कि यार ये जो मामला है वो इम्पोर्टेंट है या अर्जेंट है या नेसेसरी है, या मैं इसको कॉल करूं कि नहीं करूं। इतनी तो सर बिजी हो गई है ना लाइफ आजकल। ये तो गलत है यार, गलत है। हाँ, मैं तो इमोशनल हो जाऊंगा, आप इसके बारे में ज्यादा मत बात करो। अच्छा नहीं लगता है। हाँ, अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों के पास टाइम ही नहीं बचता है कि हम अपने दोस्तों से, खुद की फैमिली से, उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना तो दूर, हम उनसे बात ही कर लें। और क्या है कि बुरी चीज़ों की आदत भी जल्दी लगती है, और वो जब चारों लोग मतलब हर तरफ लोग करते हैं तो हम भी वो करने लगते हैं कि यार, फिर हम भी फ़ोन उठाते नहीं, सिर्फ मैसेज देखते हैं कि हाँ सब मैसेज पे ही टरका देंगे। मेरे पापा ऐसे मुझे कभी कभी बोलते हैं, बेटा मैंने कॉल किया, अब वो जिस दौर से आ रहे हैं वहाँ पे कॉलिंग वाज द ओनली थिंग। करेक्ट, हाँ। बट उन्होंने उठाया नहीं, कॉल बैक भी नहीं आया। तो मैंने कहा पापा बुरा मत मानो, आजकल ये बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट अब आप समझ जाओ कि अगर वो कॉल नहीं उठा रहे इसका मतलब आप टेक्स्ट कर दो, बट आजकल ये हो गया है। सही में ये क्या करें, बट हाँ मुझे मैं आई वुड प्रेफर टू कॉल। ओके। व्हाट वुड यू प्रेफर, बेसिक रोल इन अ मेन स्ट्रीम फिल्म और एन इम्पैक्टफुल रोल इन एन इंडी फिल्म? मैं तो इम्पैक्टफुल रोल, एब्सोल्युटली। मेरा तो मतलब करियर ही इंडिपेंडेंट फिल्मों से बना है। मैंने ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फिल्में ही की हैं। राइट। तो एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट, बट ऑफ कोर्स मेन स्ट्रीम करना है, लेकिन उसमें जब इम्पैक्टफुल रोल होगा, या वैसे मुझे इम्पैक्टफुल से मुझे उसके लेंथ से मैं कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लेंथ से कोई इशू नहीं है। जैसे मैंने फाइटर में एक सीन किया है, स्कैम में मैंने एक सीन किया है, लेकिन मुझे उनसे बहुत
प्यार मिला है क्योंकि वो सीन्स बड़े इम्पैक्टफुल थे। तो मुझे लेंथ की उतनी गरज नहीं है, लेकिन वो जो रोल है जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो बिग स्क्रीन पे हो या इंडिपेंडेंट पे हो, इंडिपेंडेंट में भी मुझे भले कोई लीड ना मिले, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो भी मैं कर रहा हूँ और जिन लोगों के साथ कर रहा हूँ वो मेरे मतलब पसंद के होने चाहिए। सर, आज के इस बातचीत में आपने काफ़ी बार कहा कि आपकी बेगम साहिबा, उन्होंने आपको पुश किया एक तरह से कि हाँ आपको करना है तो आप बिल्कुल कीजिए। एंड जब आपका बुरा दौर भी चल रहा था, बुरा फेज चल रहा था, तब भी शी वॉज देयर लाइक अ पिलर फॉर यू। एब्सोल्युटली। एंड विजय विक्रम सर भी आए थे शो पे, एंड उन्होंने भी यही बात कही कि व्हेन he wanted to leave everything, he wanted to leave his job, his wife was with him and his wife said कि आप करो जी, and जो होगा देखा जाएगा, and this is the time you should do it. So what do you think is the importance or the role of a life partner in your life? मेरी लाइफ में तो लाइफ पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा रोल है। और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं होती तो हो सकता है मैं नौकरी ही कर रहा होता और वही शायद सैलरी अच्छी होती, लेकिन खुश नहीं होता शायद अपने। और सामने से फिर भी लोगों के सामने हंसता रहता, और लेकिन अंदर कुछ एक कमी मतलब बरकरार रहती और मतलब वो हमेशा रहती। तो वो थैंकफुली वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरी लाइफ पार्टनर जो थी वो उन्होंने मुझे हर कदम पे मुझे समझा भी, सपोर्ट भी किया। मैम का नाम क्या है? नसरीन। अच्छा। तो नसरीन ने मुझे बहुत मतलब हम कॉलेज के वक्त से साथ में हैं। अच्छा, आपकी लव मैरिज है? हाँ, लव मैरिज है। अरे वाह। जिसे अरेंज किया गया। ओके। तो नसरीन का रोल मेरी लाइफ में बहुत बड़ा है। मतलब कौन से कॉलेज में थे सर आप? भवंस कॉलेज अंधेरी। ओके ओके। तो वहाँ मुलाकात हुई। सर, उनका रोल बताने से पहले मुझे अब थोड़ी सी लव स्टोरी के बारे में बताइए। लव स्टोरी यार। लव स्टोरी जो है, हम कॉलेज में असल में मेरे भाई, उनकी जो भाई हैं, हाँ। समीर, वो मेरे दोस्त अच्छा। हुआ करते थे, अभी भी हैं, ओ, मतलब तो साले बन गए। बहन पटा ली आपने? हाँ दोस्त, यही तो सबसे बड़ा बहुत बड़ा ब्रो कोड तोड़ा मैंने। वही तो। और इंट्रोड्यूस भी उन्होंने ही करवाया था, किया था समीर ने। और जब पता चला तो फिर वो नाराज हुआ, मतलब मुझे बोला कि भाई ख़त्म करो ये सब, कुछ होने नहीं वाला है, अभी 6 महीने में हम लोग इसकी शादी करने वाले, तू तो अभी भी कॉलेज में है और ये वो कुछ होएगा नहीं। सबसे पहले उन्होंने बोला तेरी हाइट देख, उसकी हाइट देख। अच्छा, आप तो वो लंबी है। हाँ। तो ये सारी चीज़ें सुन के मेरी थोड़ी फटी भी। और मैंने कहा यार अब मतलब अभी तो कॉलेज में ही हूँ तो मैं क्या ही कर सकता हूँ मैं। और मैंने मतलब बोला कि हाँ ठीक है मैं कर लूँगा ब्रेकअप। अब जिसको लेके नसरीन उस वक्त बहुत नाराज़ हुई कि यार मेरा डिसीजन है लाइफ का और तुम लोग दोनों ने आपस में बैठ के कर लिया, मेरे से तो सलाह ली ही नहीं गई। और लेकिन उस वक्त ब्रेकअप हुआ, फिर हम वापस 5.5 साल बाद मिले। अच्छा। मैंने मतलब उनको कॉल किया और तब तक उनकी शादी नहीं हुई? उनकी शादी नहीं हुई थी, मेरी एक एंगेजमेंट हुई थी जो टूट गई। अच्छा। हाँ, और जो भी बीच में कुछ रिलेशनशिप्स हुए, मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यार मैं कहीं पर भी मतलब अपना 100% हैप्पी था नहीं। अच्छा। जहाँ पर भी जो भी रिलेशनशिप हुए, और हमेशा मुझे ये इसका एहसास होता था कि जो टाइम मैंने नसरीन के साथ बिताया था वो मतलब सबसे खूबसूरत टाइम था, सबसे बढ़िया टाइम था, सबसे एंजॉयबल टाइम था। तो मैं क्यों उससे मतलब भाग रहा हूँ, बस क्योंकि समीर ने बोला था कि मत कर और ये वो। तो फिर मैंने वापस फ़ोन लगाया, अप्रोच किया। तो उन्होंने बोला कि भाई अभी तो एक बहुत सिचुएशन चेंज हो गई है अभी सब। जबकि वो खुद काफ़ी खुश थी, लेकिन सामने से उन्होंने बोला कि मैं अपनी हैप्पीनेस बता नहीं रही थी। अच्छा। उन्होंने बोला कि अभी अगर आओगे तो मतलब फैमिली के साथ आना पड़ेगा। तो फिर मैंने अपनी फैमिली को लेकर फिर गया। मेरी फैमिली में भी मेरी मॉम को पहले मनाया, फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी मॉम को मनाया। सब लोग जो लोग अगेंस्ट थे उन लोगों को अलग अलग से मैं मिला, वो भी मिली, मैं भी मिला। और कुछ फ्रेंड्स और कुछ कजिन्स थे नसरीन के जो हमारे फेवर में थे, तो उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया। और उस तरीके से फिर मामला जम गया। और अब शादी को 20 साल हो गए। 2 डेकेड्स साथ में। आप सर बहुत सारे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। एंड क्योंकि हम शादी, लाइफ पार्टनर, इस सब के बारे में बात कर रहे हैं, आपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बताया है कि मैम को ओरल कैंसर हुआ। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बिन अ वेरी लो टाइम फॉर द होल फैमिली।
एंड हम जब अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने बताया कि वो उस एक बार हुआ, उसका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद 3 बार और हो गया। उसके बारे में कुछ बताइए। और ये उसके बारे में तो मतलब बड़ा ही यार लाइफ चेंज हो गई उसके बाद एकदम, जैसे ही ये चीज़ें आई एकदम सोचा ही नहीं था, एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो भी ओरल कैंसर, मतलब एक फीमेल के लिए मतलब एक वो फेस पे उनके कुछ होना, मतलब कोई स्कार होना, कुछ होना, मतलब कितनी लोग मतलब अब काफ़ी वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, और एकदम से वो ओरल कैंसर हो गया और बड़ी सर्जरी हुई। और पता नहीं एक ऊपर वाले का एक क्या बोलते हैं खेल है कि मतलब जैसे ही ये हुआ उसी वक्त फैमिली मैन का मैं शूट कर रहा था, और हम एक शाम को गेट टुगेदर के लिए मिलने वाले थे, और मैं वहाँ जा रहा था। तब उस नसरीन ने बोला कि अरे मेरी रिपोर्ट्स आई हैं तो तभी भी मुझे समझ आई एम सॉरी सॉरी सर, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं हम नहीं डिस्कस करेंगे। नहीं, कर लेते हैं इसमें। मैं अभी ज़रा अच्छे से बिहेव करके बात करता हूँ। मैंने देखा आपने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में इस बारे में बात की है, सो आई थॉट हाँ यू माइट बी कंफर्टेबल। हाँ, वो कभी कभी आई अंडरस्टैंड। अब तो मैम सही है सर। हाँ, वो तो बहुत रॉक सॉलिड है, मतलब मैं अभी बताता हूँ उनके बारे में। तो जब पता चला कि रिपोर्ट आई है, और तो हम लोग पूरी फैमिली एकदम हिल गई थी कि यार ये क्या हो गया, मतलब एकदम से। और मतलब उस वक्त फैमिली मैन रिलीज़ नहीं हुआ था, तो मतलब फाइनेंशियली ऐसा भी कुछ वो नहीं, मतलब इतनी भी कंडीशन वो नहीं थी। और बच्चे कितने छोटे थे सर उस टाइम? बच्चे छोटे ही थे उस वक्त। बेटी जो थी वो 3 साल की थी, और बेटा मतलब 8-9 साल के आसपास का था। तो जब बात ये सब पता चली तो सबसे पहले तो सर्जरी करनी है और उसके लिए पैसे जमा करना है, वो सबसे पहला वो था, एक राइट सर्जन ढूंढना। और तो मैं मतलब जहाँ जहाँ काम कर रहा था उन लोगों से मैंने एडवांस मांगा कि यार पैसे दे दो। मैंने डीके को फ़ोन किया था, मुझे अभी भी याद है। और बात करते करते मैं एकदम वो हो गया था, इमोशनल। फिर मैं एक फ़िल्म के डायलॉग्स लिख रहा था उस वक्त, नोटबुक। तो नितिन को मैंने बोला, उन्होंने भी मुझे एडवांस दिया, और थैंकफुली मुझे मतलब ऐसा हुआ कि किसी से मांगना नहीं पड़ा, और सर्जरी भी हो गई अच्छे से, सक्सेसफुल रही। और उसके बाद से मेरा करियर धीरे धीरे अच्छा होने लगा। तो एक चीज़ आई, वो जो मैं कह रहा था कि नसीब का जो खेल है या ऊपर वाले का जो भी है, कि एक करियर अच्छा होने लगा और यहाँ पर इनकी तबीयत ऐसी हो गई। उसके बाद फिर से फिर रियाकर हुआ 20 में, फिर 21 में वापस आया, फिर 22 में फिर से आया। तो हम एकदम वो हो गए थे कि यार इतनी जल्दी क्विक सक्सेशन में आया जा रहा है। बट नसरीन वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मतलब हम लोगों को उसको वो करना चाहिए कि यार संभालना चाहिए। वो हम लोगों को संभालती थी कि अरे सब सही हो जाएगा, डोंट वरी। और वो भी सर्जरी के 4 दिन बाद वो ये करने जा रही हैं, वो करने जा, इससे मिलने जा रही हैं, शॉपिंग करने जा रही हैं, और मतलब घर का काम करने के लिए वो यहाँ जा रही हैं। तो मतलब वो अलग पता नहीं क्या एनर्जी है और क्या पावर है, और मतलब शी इज़ रॉक सॉलिड मतलब। तो मुझे जो मेरे अंदर जितनी भी हिम्मत है मैं वहाँ से मतलब मुझे वो मिलती है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अंदर से। तो मुझे एक्चुअली लगता है कि यार फीमेल्स जो हैं, औरतें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं मर्दों से। मेरे घर मैंने अपनी आंखों से देखा है क्योंकि जितनी तकलीफ़ और जितना मतलब वो उन्होंने झेला है, मैं वो झेलने का मतलब मैं सोच भी नहीं सकता। तो यस, अभी 2 साल से माशाल्लाह सब सही है, तो और सर बस ये दुआ जो- करिए ऐसे ही रहे। यस यस सर, बिल्कुल हम लोग दुआ कर रहे हैं कि ये बहुत ही बुरी चीज़ है जो कभी दोबारा आपकी या किसी की भी लाइफ में ना आए। ये जो सर पिछले 4-5 साल आपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल देखना शुरू किया, बहुत ही लो टाइम गया, बट उसी टाइम पर आपके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। कभी भी आपकी परफॉर्मेंस देखकर या आपके फ़ोटोज़ देखकर या कभी आप किसी इवेंट में अपीयर होते हैं, ऐसा पता ही नहीं चलता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है। हाउ डू यू कीप योर सेल्फ
in a right state? पता नहीं यार ये क्योंकि जब आप कैमरे के सामने हैं तो यू हैव टू गिव योर 100% एंड यू आर समबडी एल्स, यू आर परफॉर्मिंग एंड आपका काम जो है, अगर आप थोड़ा सा भी कम परफॉर्म करेंगे या थोड़ा सा भी, इफ़ यू आर नॉट गिविंग योर 100%, तो उससे पूरे सेट की एनर्जी में मतलब तब्दीलियाँ आती हैं लोगों, मतलब काम सफ़र करता है फिर अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हैं। तो उस वजह से जब मैं काम कर रहा होता हूँ, और मेरे ख्याल से वो काम की वजह से ही काफ़ी एक वो मुझे एक एस्केप भी मिलता था कि हाँ, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक मतलब मुझे वो नहीं सोचना कि यार जो भी मतलब घर पर हो रहा है। और ऊपर से नसरीन ने मुझे ऐसा कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि अरे यार इतनी बड़ी बात हो गई, कैंसर ही तो है मतलब वो कैंसर को बुखार की तरह ट्रीट करती है वो तो Hats off to her. हाँ, तो वो उसने मुझे कभी, और हमने बहुत कोशिश की है, मतलब मैं जितना भी टाइम हो मेरे पास, अगर मैं घर पर हूँ या अगर आउटडोर शूट नहीं है, तो मैं जितना वक्त हो सके फैमिली के साथ बिताता हूँ। हम छोटे छोटे से वेकेशंस पे जाते हैं ताकि जितना वक्त हम साथ में बिता पाएँ। तो वो मैं रहा करता हूँ, और काम, क्योंकि काम अच्छा मिल रहा है उस वजह से एक वो खुशी है, और वो शायद उस खुशी की बदौलत भी मतलब जो उसका जो बीमारी थी शायद वो भी, क्योंकि कैंसर में भी शायद वो स्ट्रेस का एक काफ़ी वो रहता है, और आपके ठीक होने की विलिंगनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार लोग कैंसर सुन के ही एक सदमे में चले जाते हैं और उनकी मतलब इच्छा शक्ति कम हो जाती है और वो मतलब हर चीज़ में मतलब नेगेटिव हो जाते हैं। बट वो मेरे केस में और नसरीन के केस में बिल्कुल उल्टा हुआ। वो काफ़ी मतलब उसमें उनमें जीने की चाह बहुत भर भर के मतलब मौजूद है। काफ़ी मतलब वो क्या कहते हैं उसको, पॉजिटिव हैं, और उन्होंने मतलब अपनी लाइफ को बहुत एक, इनफैक्ट जब से ये हुआ वो और ज़्यादा मतलब उन्होंने और खुल के जीना शुरू किया। और हम मतलब कभी कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते कि यार पूरी फैमिली मिलके अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन सकती है तो वो उसको हम पूरा इस्तेमाल करते हैं। फुल फैमिली इंजॉय करती। अगर मैं कहीं और बाहर नहीं जा सकते तो हम घर में ही, मतलब बॉम्बे में ही रह के, हम मुंबई में ही रह के पूरा दिन कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं एक, और वैसा कुछ करते हैं। तो वो जो काम है और घर है वो हमेशा मतलब मैंने सेपरेट रखने की कोशिश की है, और जिसमें मुझे घर से ही सपोर्ट मिला है उसमें भी कि वो सब मत सोचना। इनफैक्ट 2 बार, एक जब तीसरी बार जब आया तब मैं विक्रम वेदा का शूट कर रहा था अबू धाबी में, और मुझे ये पता चला तो मुझे 1 दिन के लिए जाना पड़ा। थैंकफुली उस वक्त मेरा डे ऑफ ही था नेक्स्ट डे। जब चौथी बार आया तब तरला का शूट शुरू होने वाला था, और उसके 1 दिन पहले हमने मतलब सर्जरी की। तो वो मतलब काफ़ी मेरे लिए, और उन्होंने मतलब, मैं एक्चुअली उस दिन शूट होना था लेकिन उन्होंने मेरे लिए आगे पुश किया, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मतलब उनका। तो ऐसे मतलब सर आपकी लाइफ स्टोरी सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पति और एक पत्नी को आपके और नसरीन जी जैसा होना चाहिए। अरे थैंक यू सो मच। एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहे, एंड एक दूसरे के पिलर ऑफ स्ट्रेंथ बन के कैसे रहना चाहिए ये आप दोनों से सीखना चाहिए। अरे थैंक यू सो मच। मैं इनफैक्ट जैसे मैंने कहा वो तरला मैं उस वक्त कर रहा था। तरला मेरे लिए मतलब इट्स माय ट्रिब्यूट टू माय डैड आल्सो एंड माय वाइफ नसरीन, क्योंकि वो तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप है। और तरला जी की लाइफ में, तरला दलाल जी की लाइफ में उनके हस्बैंड जो थे वो उनका इंस्पिरेशन थे। उन्होंने उनको एनकरेज किया कि यू शुड डू दिस, और उन्होंने उनको बहुत हर कदम पे उनके करियर में भी सपोर्ट किया। तो मेरी लाइफ की जो तरला है मेरे जो नलिन दलाल है, जो तरला के हस्बैंड थे तरला जी के, तो मेरी लाइफ की नलिन दलाल मेरी वाइफ है नसरीन है। So वो नसरीन दलाल है। तो वो उन्होंने मतलब मुझे हर कदम पे उस तरीके से सपोर्ट किया, और तो मैं उस फिल्म से इस वजह से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ज़्यादा वो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि उससे मैं लाइफ के काफ़ी सारे मेरे पर्सनल लाइफ के भी पैरेलल्स जोड़ता हूँ। क्या बात है। आपकी तो मैं फ़ैन थी ही, पर ये इंटरव्यू के बाद मैं नसरीन जी की भी फ़ैन हो गई। अरे एंड आई रियली विश टू मीट हर वन डे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। अभी सर मूड को थोड़ा सा लाइट करते हैं। हाँ प्लीज़। यस अभी हम थोड़े से टंग ट्विस्टर्स करते हैं। ओके। सो आपको टंग ट्विस्टर 3 बार बोलना है, और
बिना रुके और बिना गलती किए। तो सर आपका पहला टंग ट्विस्टर है 7 पापड़ कच्चे पक्के 7 पापड़ पक्के। 7 पापड़ कच्चे पक्के 7 पापड़ पक्के 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 7 पापड़ कच्चे पक्के 7 पापड़ पक्के। क्या बात है। ओके नेक्स्ट वन, कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। ओ ये मस्त है। कच्ची रोटी खाके रोटी, कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। रोटी खाके कच्ची रोटी, कच्ची एक बार वापस। कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी कच्ची खाके रोटी। कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी कच्ची खा नहीं क्या नहीं कुछ और था। कच्ची रोटी खाके रोटी, रोटी खाके कच्ची रोटी। 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 भैंस की आंख। मस्त था सर, वेरी नाइस। Thank you. ओके थर्ड वन, अ हैप्पी हिप्पो हॉप्ड एंड ही हिकप्ड। A happy hippo hopped and he hiccuped. 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 क्या बात है आपकी तो सर, बिल्कुल भी टंग रोल नहीं हो रही है। क्या करूं मैं, रोल इतने करता हूं ना। ओके, आई विश टू विश द विश यू विश टू विश। I विश टू विश द विश यू विश टू विश। I wish to wish the wish you wish to wish. I wish the क्या है वो? आई विश टू विश द विश यू विश टू विश। I wish to wish the wish you wish to wish. I wish the wish you wish नहीं। I wish you wish the wish you wish to wish. I wish the wish you wish to wish नहीं। आई विश टू विश द विश यू विश टू विश। I wish to wish the wish you wish To wish to wish. wish नहीं यही ना? हाँ यही है। I wish the wish नहीं I wish I to wish the wish. the wish you wish to wish. Okay, I wish to wish the wish you wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. I wish to wish the wish you wish to wish. Wish to wish to wish Wish to to wish लेकिन आया आया, लास्ट ये। तीन में आया। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। Yes. मैंने जैसे शुरू में कहा था कि मैं हर थोड़ी देर में खिलौने में चाबी भरती रहूंगी। Yes. तो एक और कोई आपकी मजेदार परफॉर्मेंस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक किशोरदा का एक और मैं गाना Yes, सुनाना चाहूँगा। yes. इसको थोड़ा मैं ये कर अरे दूं? वाह। तो उसका मैं एक, क्योंकि वो गाना काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं उसका एक पोर्शन सुनाऊंगा आपको। वो गाना है, गाना ना आया है बजाना ना आया है, दिल भर को अपना बनाना ना आया है। हाँ सड़क टेढ़ी है देसी राग की, ही ही चल मोड़ ले टम टम, गले को गर्म कर ले, गले को गर्म कर ले, छोड़ अंग्रेजी में एक एटम। हाँ अंग्रेजी में एक एटम, हो अंग्रेजी में एक एटम। तारारा तातारा 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 तारारा तातारा तातारा तातारा। ओ माई सीता बबलू पपीता, एक ही तो सीता सॉरी गन्ने दियां बोरिए, गन्ने दियां बोरिए। काश कि मैं जा सकता लंदन, हेलो हाउ आर यू, सीख के आता वहां से वायलिन। See the blind mice, see the blind mice, see how they run, see how they run. Rappari para pari. See the blind mice. अफसोस पापा पड़ा, अफसोस पापा पड़ा, अफसोस पापा पड़ा, अफसोस लेकिन ओए जाने मन, हाय जाने मन। कांटे छुरी से खाना ना आया, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, दिल भर को अपना बनाना ना आया, डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग। दाना गाना ना आया, बजाना ना आया, अरे ये नहीं आया, अरे वो नहीं आया, गाना ना आया, बजाना ना आया,
गाना बजाना बजाना और गाना ता ता तारा ता तू तू तुरु तू ता ता तारा ता तू तू तुरु तू गाना ना आया है बजाना ना आया है दिल भर को अपना बनाना न आया हाँ गाना न आया है बजाना न आया है दिल भर को अपना बनाना न आया अरे धातरे की अरे की क्या बात है सर, इसको तो स्टैंडिंग ओवेशन देना चाहिए। शुक्रिया। इसे कहते हैं टैलेंट का भंडार। अरे आपने एक ही गाने में इतने सारे मॉड्यूलेशन कर दिए सर। हाँ ये तो मैंने अभी पूरा भी सुना है नहीं, इसके अंदर और बहुत सारी वाओ। तो मैंने तो आपका भी गाना सुना है भाई, एक गाना तो आपसे भी बनता है यार। ओके सर, हाँ? यस हो जाए। गाएं एक हाँ, कुछ कौन सा? युगल गीत जुगल। ठीक है। हाल कैसा है जनाब का? हाल कैसा है जनाब? Yes. ओके डन। लेकिन आपको अगर ये गाना डोरेमोन गाता तो कैसे अरे। गाता, थोड़ा कुछ आइडिया थोड़ा चेंज करना। ओके ठीक है सर, ठीक है करते। ओके चलिए। बहकी बहकी चले है पवन जो उड़े है तेरा चल छोड़ो आई छोड़ो, देखो देखो गोरे गोरे प्यारे प्यारे बादल। कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है जरा नजर को संभालना। हाँ हाल कैसा है जनाब का? ओए होए क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ। यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाँ हाल कैसा है जनाब का? आप करो ना साथ में डोरेमोन। योडलिंग आई डोंट नो कैसे होता है सर ये। और रही ले ले। आएगा चलो। अभी खड़े खड़े शो में नहीं सिखा सकता लेकिन करेंगे। आएगा आएगा कभी ना कभी आएगा। 100% आएगा। सर थैंक यू सो मच, बहुत you. अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। Thank you. और बहुत सारी शक्ति कैसे लाएं अपने अंदर, चाहे वो पेशेंस है, चाहे वो ये वाली शक्ति है, चाहे वो ये वाली शक्ति है, कैसे लानी चाहिए ये Thank you. सीखने को मिला। एक कपल जब साथ में होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं, तो कितने पावरफुल हो जाते हैं ये जानने को मिला। Thank थैंक यू you. सो मच सर, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। दिस एपिसोड is definitely going to be a very special episode. अरे बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. थैंक यू सो मच। Thank you. मज़ा। Thank you guys for watching this episode. It was a very different, very special episode for me. And I'm sure आप लोगों के लिए भी ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहा होगा मेरे चैनल पे जितने लोग देख रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे लिखकर बताना, लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय, प्यार यू।